नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप सीधे कीव से देख रहे हैं खबरदार, क्योंकि खबरदार हमेशा जहां खबर होती है वहीं से हम आपके लिए लेकर आते हैं। ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, कीव शहर में मौजूद हैं। सन्नाटा हर तरफ। ये एक सार्वजनिक पार्क है, एक पब्लिक पार्क है जो आप देख रहे हैं। यहां पर बच्चे खेलने के लिए आम दिनों में आते हैं, लेकिन सन्नाटा ही सन्नाटा आपको इस समय यहां पर नजर आएगा। यहां पर कोई हरकत नहीं नजर आएगी, क्योंकि कीव खतरे की जद में है। युद्ध जो छिड़ा हुआ है उसमें कीव पर नियंत्रण किसका होगा उस पर नजर। लेकिन सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज पर हम नजर डाल लेते हैं जो यूक्रेन से ही हमारे सामने आ रही है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में लगातार आक्रमण चल रहा है। खार्किव तो पहले दिन से खार्किव निशाने पर है रूस की सेना के। और आपको हम बताएं कि जो वहां पर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी जो है खार्किव की, वहां पर रॉकेट से हमले की खबरें आई हैं हमारे सामने। रॉकेट से हमले की खबरें, वहां पर यूक्रेन की फौज भी बहुत डटी हुई है। और जब भी खार्किव को रूस अपने नियंत्रण में लेता है, उसके बाद यूक्रेन की तरफ से उस पर वापस नियंत्रण का प्रयास की खबरें आती हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच भीषण जंग वहां पर जारी है। परमाणु की जो आशंका उठती है उसमें किस तरीके से पहले चेर्नोबिल, उसके बाद पूर्वी छोर पर उस इलाके में जहां से पूरी दुनिया को यह डर लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई परमाणु युद्ध छिड़ सकता है या किसी भी तरह का ऐसा आक्रमण कि वहां से किसी तरह का लीक हो सकता है। लेकिन अब जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की बात हो रही है, वहां पर रॉकेट से हमले की बात सामने आई है। कीव और पूरे के पूरे यूक्रेन, जिस तरह से यहां पर लड़ाई छिड़ी हुई है, जिस तरह से युद्ध चल रही है, बहुत ज्यादा खतरा यहां पर। लेकिन हम यहां पर बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आपको हर एक खबर दे रहे हैं। क्या क्या देखा है हम सब ने। हमारे तमाम संवाददाता, चाहे गौरव सावंत हो, राजेश पवार हो, गीता मोहन, हमारे कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और पवन कुमार, उन सब की आंखों देखी और किस तरह से दिन जो 11वां है जंग का वो निकला है। जहां धमाकों की गूंज रातों की नींद उड़ा देती है, वहां से आज तक के संवाददाता जान पर खेलकर खबरें पहुंचा रहे हैं। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं और ये कीव के लिए एक बहुत बड़े खतरे का अलार्म बहुत दिनों से है। जब भी ये एयर रेड के सायरन आते हैं, उसके बाद कोई आसमानी आक्रमण यहां पर नजर आता है। कीव इसके निशाने पर पिछले 10-11 दिनों से है। ये वो टीवी टावर है जहां पर वो टकराती हुई मिसाइल सबने देखी थी तस्वीरों में, और अब देखिए उसका मलबा कहां तक आकर गिरा है। ऊपर ये मजबूत टीवी टावर है, तो इसीलिए आपको उसमें एक जगह तो दिख जाएगा जहां पर आक्रमण हुआ है, इंपैक्ट हुआ है। लेकिन अगर आप नीचे सड़क के दोनों ओर देखें तो आपको समझ में आएगा कि उसका उस धमाके का असर कहां कहां तक हुआ। एक छोर और दूसरी छोर सड़क की, दूसरी छोर में आप पूरी तरीके से जली हुई इन पूरी झाड़ियों को भी देख सकते हैं। यहां जमीन पर आप टूटे हुए बिजली के खंभों को देख रही हैं, और ये सीधा रॉकेट का दूसरा हिस्सा टूटता हुआ पहुंचा उस जिम के भीतर, जो जिम पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। ये यहां का सबसे प्रीमियम, सबसे बढ़िया जिम माना जाता था। जिस युद्ध के मैदान को छोड़कर नागरिक जा चुके हैं, आज तक आपको दिखा रहा है उस युद्ध क्षेत्र से सीधी और सच्ची खबरें। बहुत भीषण लड़ाई इस समय राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में हो रही है। इरपिन में भारी गोलाबारी की खबरें हैं। चर्निहाइव और खार्किव की खबरें हम आपको दिखा ही रहे हैं लगातार, किस तरह से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में, सुदूर पूर्व में खार्किव में और इरपिन में, कुछ और चर्निहाइव समेत इलाकों में भीषण लड़ाई किस तरह की हो रही है। न केवल रॉकेट और मिसाइल फायर, बल्कि अब तोपखाने की लड़ाई हो रही है। जिस कीव पर आखिरी वार की तैयारी है, उसी कीव से हम आपके लिए लेकर आए हैं खबरदार का स्पेशल एडिशन। आप कीव की सड़कों पर ये जो देख रहे हैं, कीव की सड़कों पर ये जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, ये युद्ध की उद्घोषणा किस तरीके से कर रही है उसे समझिए। न सिर्फ सैनिक जमीन पर इस समय पर मौजूद हैं, बल्कि आप बख्तरबंद गाड़ियों को, टैंकों को, बीएमपीज को इनकी सड़कों पर मूव करते हुए लगातार देख सकते हैं। हर दिन इस आशंका में गुजरती है कि आज वो रात होने वाली है जब कीव पर आक्रमण होगा। कैसी तैयारियां यहां पर चल रही हैं आप मेरे पीछे देखिए। सीमेंट के साथ ये पूरा मिक्सचर तैयार किया गया है, जिसे अलग अलग बोरियों में ये आम नागरिक भर रहे हैं, और किस तरीके से उसकी घेराबंदी हो रही है दोनों तरफ सड़क के उसे लगाकर। तो सैनिकों की मौजूदगी भी आप यहां पर देख रहे हैं।
जो बड़ी तादाद में इस समय बढ़ते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी तो हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक ये संभव होगा वो भी देखना होगा। लेकिन सैनिकों की मौजूदगी यहाँ पर है। बम धमाकों और गोलीबारी के खतरों के बीच ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं खबरदार। जब एयर सायरन्स अचानक बजते हैं, एयर रेड के सायरन, तो उस समय वो व्यवस्था तो कर रही है, और इसके साथ ही आपको हमेशा एक अलर्ट पोजीशन में यहाँ के सैनिक नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बुलेट प्रूफ हेलमेट्स सब रखे हुए हर जगह, जो ये जहां रखा है रूस को तबाह करने का सामान, जहां हमले के लिए तैयार है रूस का लड़ाकू विमान, जहां हर पल मंडराता है परमाणु हमले का खतरा, वहां मौजूद हैं आज तक संवाददाता। It's very close. It was just on top of us. Everybody on the ground. Everybody on the ground there. Bomb very close to us is fell down. Everybody's on the ground. Everybody's on the ground here. And this very close. It's like just a few meters away. Everybody's on the ground running now. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. स्टूडियो के वॉर रूम के बाद अब देखिए कीव के वॉर जोन से असली जांबाज रिपोर्टिंग। ये यहाँ का फ्रीडम स्क्वायर है, ये संकेतों के हिसाब से भी बहुत अहम है, और आज एक बार फिर उस पुराने इतिहास को दोहराने के लिए तैयार है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पर अपनी निगाहें नहीं डाल सकता। हालांकि इतिहास ने बदलते बदलते यहाँ के सालों को बहुत रूप में देख लिया है, लेकिन कीव की जंग आज किस स्थिति में है, कितना तैयार है कीव, कि क्या रूस की सेना यहाँ पर दाखिल हो पाएगी, क्या रूसी आक्रमण जो है उसके केंद्र में जो कीव नजर आता है, यहाँ पर कोई असर उसका दिखेगा, या फिर यहीं से होगा यूक्रेन का सबसे बड़ा पलटवार। यूक्रेन रूस महायुद्ध के खतरे के बीच युद्ध के मैदान से रहिए खबरदार। कीव के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है रूस की सेना। घेराबंदी करने की इतने दिनों से कोशिश चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में कीव में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं। यहाँ के जो गवर्नर है ओलेक्सी कुलेबा, उनसे मैंने खास बातचीत की, और उन्होंने भी खास तौर से हमारे चैनल को ये बोलने के लिए बताया कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो हुक्मरान है, चाहे आम लोग हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि यूक्रेन में क्या चल रहा है। अपना पक्ष वो रखना चाहते थे। सुनिए बातचीत में उन्होंने क्या बातें बताई। कीव पर जो खतरा बढ़ता जा रहा है, रूसी फौजों का दबदबा आगे की ओर बढ़ रहा है, सवाल सबके मन में ये उठता है कि आखिर कब तक और आखिर किस तरीके से यहां पर मुकाबला होना है। गवर्नर जो कीव रीजन के हैं ओलेक्सी कुलेबा हमारे साथ इस समय हैं, और उनसे हम ये चीजें जानते हैं सीधे। गौरव सावंत भी हमारे साथ इस पूरे दौरान इस बातचीत में रहेंगे। सर, देयर आर रिपोर्ट्स दैट द रशियन फोर्सेस हैव रीच्ड वेरी नियर टू कीव एंड दे वांट टू ले अ सीज। व्हाट इज द करंट सिचुएशन? Значит, 11 дней назад русские войска перешли границу со стороны Беларуси и вторглись сразу в Киевскую область. So 11 days ago, Russian forces crossed Belarus border and made an intrusion into Ukraine territory. So 11 days ago, it's just a 90-mile distance from the Belarus border to Kiev. Why haven't they succeeded? If we look at this map of Kiev, this is Kiev. You're the governor of this entire region. Where are the Russian forces right now? Сейчас русские войска, наверное, лучше будет показывать на карте, они сосредоточены на 3 основных направлениях. It is better to show on the map, but right now Russian forces are concentrated on 2 directions towards Kyiv. Even the civilians have taken up arms. Everybody is willing to fight. Would you say that Kyiv is completely ready to defend itself, and that a big challenge is being presented to the Russian forces?
На сегодняшний день каждый гражданин Украины понимает, что происходит оккупация нашей страны, нашей территории. 99,9% населения нашей страны готово брать оружие в руках и защищать каждый сантиметр нашей Родины. Поэтому Киевская область, Киев, Харьков, любой другой регион будет биться до последнего за каждый наш дом. It is now completely understood that there is an attempt of occupation of Ukraine by Russia. Therefore, 99.9% of Ukrainian citizens are indeed ready to take up arms and to defend every inch of our territory. तो जो गवर्नर बोल रहे हैं उन सारी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये जो रिहायशी इमारतें आपको मेरे पीछे भी दिख रही हैं, कोई इसमें आपको नजर नहीं आएगा। 2 फ्लैट्स इस पूरे इलाके के अपार्टमेंट में मुझे दिख रहे हैं जहां पर बत्तियां चल रही हैं। इतने लोग छोड़ गए हैं। तो गवर्नर ने क्या क्या बातें कही हैं, बड़ी खबर आपको इस समय हम दिखा देते हैं। उन्होंने बताया है कि गैस और जिस तरीके से यहाँ पर जरूरी चीजों की दिक्कत हो रही है, उसमें कई घरों को, और समझिए माइनस में जहां पर तापमान रहता है वहां पर आपको चाहिए ही चाहिए ईंधन, और ईंधन की अगर कमी होगी तो आम लोगों पर किस तरह का वार होगा। यहां पर वो कह रहे हैं कि लोग छोड़कर गए हैं, आम लोग छोड़कर गए हैं, बुजुर्ग और महिलाएं, लेकिन 1.5 लाख सिविलियंस, यहां की सेना के साथ लगभग 2.5 लाख की सेना है, उसमें 1.5 लाख सिविलियंस आकर जुड़े हैं, इसका हिस्सा बने हैं, हथियार उन्होंने उठाए हैं। ये बहुत बड़ी चीज है जो गवर्नर कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि रूस को हम घुसने नहीं देंगे अपनी कीव की सीमाओं के भीतर। हर एक व्यक्ति तैयार है लड़ाई के लिए। लेकिन किस तरह का आक्रमण यहां पर हुआ है, रूस कहता है सिविलियन टारगेट्स पर नहीं हुआ है। यूक्रेन में अगर हम तस्वीरें देखें, हम देखने गए उस इलाके को जहां टीवी टावर पर जब आक्रमण हुआ था, एक मिसाइल आकर वहां पर टकराई थी, किस तरह का वहां पर मंजर रहा, क्या सचमुच में हुआ या फिर वाकई जो कहा जाता है कि नहीं ये तस्वीरें बना दी जाती हैं। देखिए ग्राउंड की ये रिपोर्ट। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिविलियन इलाकों में धमाके हो रहे हैं, क्या रूस नागरिक इलाकों को भी निशाना बना रहा है। ये वो टीवी टावर है जहां पर वो टकराती हुई मिसाइल सबने देखी थी तस्वीरों में, और अब देखिए उसका मलबा कहां तक आकर गिरा है। ऊपर ये मजबूत टीवी टावर है, तो इसीलिए आपको उसमें एक जगह तो दिख जाएगा जहां पर आक्रमण हुआ है, इंपैक्ट हुआ है। लेकिन अगर आप नीचे सड़क के दोनों ओर देखें तो आपको समझ में आएगा कि उस धमाके का असर कहां कहां तक हुआ। एक छोर और दूसरी छोर सड़क की, दूसरी छोर में आप पूरी तरीके से जली हुई इन पूरी झाड़ियों को भी देख सकते हैं, और इसके साथ जो इमारत लगती है वहां का हाल भी देखिए। आइए हमारे साथ देखते हैं। ये क्या था सर? यहाँ पे जिम था, जिम ये एक जिम था, और ये बम जब गिरा यहाँ पर, और ये दोनों को इन्होंने इफेक्ट किया। देखिए अंदर से आप आइए अंदर, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर किस तरह का ये नुकसान हुआ है। जिम बताया है हमें कि ये इलाका है, और ये पूरी कांच बिखर गए। जिस तरह से जब इस तरह का हमला होता है तो कुछ भी बचता नहीं है। एक बहुत ही एडवांस तरह का जिम है जहां पर अंदर आपको जो ट्रेडमिल्स हैं वो सब दिख जाएंगे। बहुत सावधानी से इधर चलना जरूर होता है क्योंकि कांच के टुकड़े पूरे में फैले हुए हैं। लेकिन तबाही का ये मंजर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नागरिक इलाकों की तरफ जब एक बमबारी होती है, मिसाइल आती है, शेलिंग होती है, तो फिर क्या बचता है, क्या इंपैक्ट है। बिल्कुल जल गया है पूरा जमीन पूरी तरीके से, और इसी तरह की क्षति अलग अलग हिस्सों में भी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। वो टीवी टावर से देखिए, वहाँ 2 मेटल के जो पीसीज है वहां से नीचे गिरे हैं, वो अभी आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए सारी नई मशीनरी, ट्रेडमिल वगैरह सारी यहाँ पर पड़ी हुई है। बहुत बढ़िया यहाँ का ये जिम था, और अब इसके हालत देखिए कि परखच्चे उड़ा दिए हैं। इसके हर एक कोना जो है वो नीचे गिरा हुआ है, हर एक कोने पे कोई ना कोई क्षति इसके हुई है। ऐसे लगता ही नहीं कभी कि ये जिम रहा भी होगा, ऐसे लगता है शायद किसी कबाड़ की दुकान थी। बिल्कुल। और ये सवाल जो उठते हैं ना कि क्या सचमुच में निशाना बनाया गया, सचमुच में कोई क्षति हुई है, क्या सचमुच में यूक्रेन के नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो आपके सामने ये सबूत है एक ऐसे रिहायशी इलाके का जिम जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। सिर्फ कांच के टुकड़े हर तरफ बिखरे हुए, ये टूटी हुई मशीनें, और साथ में आप अगर सामने के हिस्से भी देख लें तो वहां पर आपको क्षतिग्रस्त गाड़ियां भी दिखेंगी। यानी इंपैक्ट निशाना था एक टीवी टावर, लेकिन उसकी बर्बादी कितने दूर तक फैली वो सब आप देख रहे हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कीव आज तक।
यहाँ पर जो स्थानीय आकलन है ना वो ये कहता है कि अगले 2 दिन के अंदर यहाँ पर बहुत भीषण जंग हम सड़क सड़क पर देखेंगे। अभी हवाई हमले हो रहे हैं और आउटस्कर्ट्स में लड़ाइयां चल रही हैं, इसीलिए हम आज इन इलाकों में गए देखने के लिए कि क्या तस्वीर बयां करती है और क्या जो नैरेटिव है वो बयां करता है। तो सचमुच में कीव में इस समय सारे लोग बहुत डटे हुए हैं। मिलिशिया से बहुत हमने बातचीत की है, जो सिविलियंस हैं जिन्होंने हथियार उठाए हैं, लेकिन देखिए जो भी डिफेंस का जानकार होगा आपसे यही बात सीधे तौर पर कहेगा कि उनके लड़ाई में फर्क होगा जो प्रशिक्षित सैनिक हैं वो क्या सोच रहे हैं। प्रशिक्षित सैनिक सामने नहीं आते हैं, लेकिन अब कीव के डिफेंसेस कैसे हैं। तो हम यूक्रेन की सेना के एक ऐसे बंकर में पहुंचे जहां पर अब तक कोई नहीं पहुंचा था। ये कीव शहर के बीचों बीच एक ऐसा इलाका है जहां पर अलग अलग बंकर्स बनाए गए हैं, वहां पर सैनिक रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं। बहुत कम संसाधन उनके पास हैं, लेकिन हौसला गजब का है। एक टीम कमांडर के साथ हमने बातचीत की, सुनिए यूक्रेन की सेना क्या कह रही है। यूक्रेन में मुकाबले की क्या स्थिति है। रूस की सेनाएं बढ़ रही हैं कीव की तरफ, ये सब जानते हैं, लेकिन आज जमीन पर लड़ाई कहां पर पहुंची है। हमने और हमारी टीम ने यहां से आपको बहुत अलग अलग पहलू दिखाए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अंडरग्राउंड बंकर में लेकर आए हैं जहां पर यूक्रेन की फौज तैनात है। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन हम एक ऐसी टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे लीड कर रहे हैं सेना के एक अधिकारी हैं, वो हमारे साथ हैं, जिनसे हम कुछ जानकारियां यहां पर लेते हैं। हथियार आप तमाम उनके साथ AK-47 से लेकर ग्रेनेड से लेकर RPG तक सब कुछ देख सकते हैं, यानी हथियारों की सप्लाई निर्बाध जारी है। लेकिन अगर हम ये समझना चाहें उनसे कि कीव के इतने नजदीक अब रूस की सेना है, इस समय क्या चल रहा है, इस समय कैसी। Смотрите, они спрашивают, вот сейчас возле Киева очень много войны, которые из России. Как вы думаете, как вы чувствуете, какие наши планы ваши? Наші плани, всі впевнені в собі, що ми переможемо, і російські солдати тут не будуть бігати. От, і ми не дозволимо їм руйнувати наше життя, убивати наших дітей, убивати наших жінок. कह रहे कि जो रशियन लोग हैं यहाँ पर वो आना चाहते हैं, हम उनको आने नहीं देंगे। जीत हम फौज को नहीं आने देंगे, जीत हमारी ही होगी। हम उनको ये हक नहीं दे सकते कि हमारे बच्चे, हमारी औरतें या हमारे जो लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे जो घर हैं, उन पर वो आक्रमण करे और उनको मारे। ये हम किसी भी हाल पे नहीं होने देंगे। तैयार है, प्रशिक्षित हैं उस सारी चीजों। बिल्कुल ये तैयार हैं, पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं और हर वार को सहने के लिए, हर वार का जवाब देने के लिए लोग बिल्कुल तैयार हैं। और जिस तरीके से सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, आम लोगों को भी बहुत जान का नुकसान यहाँ पर हो रहा है, मन में क्या चल रहा है, कितना संघर्ष? Они простой народ тоже убивают. Сейчас не только войны, они, женщины всех убивают. Как вы чувствуете, как душа, как сердце это вас чувствует? Ми хочемо скоріше спинити це, що зараз відбувається. Нам ця війна не потрібна, їм ця війна не потрібна. Але вони руйнують наше життя і вбивають наших дітей, жінок. Виганяють, якщо стоять російські солдати в селах, вони виганяють наших людей. Люди біжать в болото, в ліс, щоб зберегтися, а вони живуть у тих хатах. От. А той, хто кричить, щоб вони вийшли звідти геть, вони вбивають їх. Вони стріляють по нас ракетами з самольотів, вертольотів. От. Вони заходили, щоб захватити наші аеродроми, наші військові частини, але це так не буде. Ми вільний народ, ми українці. Кожної сім'ї хтось взяв з собою, пішов і зареєстрував зброю. І ми всі будемо воювати. Хай їх скільки не буде, все одно ми будемо воювати, поки не повибиваємо їх своєї землі. बोले देखिए, हमारे ऊपर ये अपने रॉकेट से, हेलीकॉप्टर से, बाकी भी चीजों से ये हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। हमारे बच्चों को, औरतों को जो मार रहे हैं ये लोग, हमारे को घरों से हमारे निकाल के पर हमारे घरों पे कब्जा कर रहे हैं। हमारे जो लोग हैं वो जाके जंगलों में या कुछ ऐसी जगह पर छुप रहे हैं ताकि उनको ये मार ना सके। बोला ऐसा हम ज्यादा दिन तक होने नहीं देंगे। हर आदमी के पास, हर घर में इस समय हथियार है, हर आदमी लड़ने को तैयार है। हम इनको इनकी हद में वापस भेजेंगे। ये नहीं हो सकता कि यूक्रेन पे कब्जा करे। हम यूक्रेनियन हैं, हम लड़ने से बाज नहीं आएंगे और इनको यहाँ से भगा देंगे। यूक्रेन का जो एक प्रतीक चिन्ह है वो उनके सीने पर आप इस समय देख रहे हैं। जो सेनाएं हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। शहर शहर के अलग अलग हिस्सों में, हम आपको इससे ज्यादा जानकारी दे नहीं सकते कि किस हिस्से में है, क्योंकि उनकी सुरक्षा से जुड़ जाता है। तमाम इनके सैनिक जो इनके साथ इस समय मोर्चा संभाले हुए यहां पर कीव में मौजूद हैं, वो सब तत्पर हैं
बहुत कम संसाधनों के साथ इस समय जी रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे पास जो सप्लाईज हैं वो भी लगातार जारी हैं, जो हथियार हैं वो उनके पास आ रहे हैं और उनके हाथ किसी तरीके से कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी वो शांति के लिए लड़ रहे हैं, प्यार के लिए लड़ रहे हैं। जी, Хочу передати всьому світу, щоб нам допомогли скоріше це закінчити цю війну несправедливу. ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से इनकी अपील है कि किसी भी तरह के इस युद्ध को खत्म करें, ये युद्ध खत्म हो। А російським солдатам я хочу передати, у мене в Росії є родичі. У їх з Росії тут теж є родичі. Хай візьмуться за розум, скинуть своє правління, скинуть того Путіна, піднімуться люди і закінчиться ця війна несправедлива. Проти кого воювати і з ким воювати. Але як ви прийшли на мою землю, моя дитина зі мною зараз тут, і жінка тут. І я вам не дам їх скривдити. बोले देखिए आपके ये वहां के रशियन सैनिकों से बोल रहा है, अपील कर रहा है कि देखिए आपके परिवार रिश्तेदार यहाँ पर भी हैं और हमारे परिवार कुछ रिश्तेदार वहां पर भी हैं। आप किससे लड़ाई करना चाहते हो? हम ही से? मेरे बच्चे, मेरी वाइफ यहाँ पे है, क्या आप मेरे बच्चे और मेरी बीवी को मारना चाहते हो? मेरे कुछ रिश्तेदार वहां भी है, मैं आपको ये कभी नहीं करने दूंगा जो आप करना चाहते हो। आप अपनी जगह पे रहिए और हम अपनी जगह पे रहें। आप लड़ने के लिए मत आइए। क्या अपने परिवार को मारने के लिए आएंगे? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर लड़ने के लिए मत आइए, वहीं रहिए। एक सैनिक भाईचारे का संदेश दे रहा है, भाई भाई की दुहाई दे रहा है, उन रिश्तों की याद दिला रहा है। आज तक के जरिए वो रूस को ये संदेश देना चाहते हैं कि शांति ही रास्ता है और अगर शांति के लिए रूस तैयार नहीं होगा तो यूक्रेन का हर एक सैनिक तैयार है लड़ने के लिए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कीव आज तक। तो ये जो कमांडर थे उन्होंने ये भी बताया कि 1 लाख जो सिविलियंस हैं उन्होंने हथियार लिए हैं यूक्रेन की सेना से लड़ाई लड़ने के लिए रूस से। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस समय कीव के एक दूसरे इलाके से मौजूद हैं। गौरव, कीव में तेजी से रोशनी भी गिर रही है, सनसेट हो रहा है और इसके साथ ही अब ये भी मालूम है कि हम सबको और सारी कीव को और ज्यादा सावधान सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन एक जो ये डर लोगों के भीतर बढ़ रहा है कि जिस तरीके से सेना रूस की आगे की ओर बढ़ रही है कीव की ओर, ये आकलन कितना सही कि कहा जा रहा है 48 घंटे बाद एक बहुत भीषण जंग पूरी दुनिया देखेगी कीव के इलाके में। श्वेता, ये बात सैनिक भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है और यहां जनता भी कह रही है कि जिस तरह से इरपिन, ओस्टुमिल, बूचा और आसपास के इलाकों तक ये जंग आ गई है, ये लड़ाई आ गई है, वहां पर सिविलियन इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है और एक भीषण युद्ध हो रहा है इस समय। उस लड़ाई को अब राजधानी कीव के अंदर आने में महज 24 से 48 घंटे लगेंगे। एयर अटैक्स, जिस तरह से मिसाइलें दग रही हैं, जिस तरह से रॉकेट फायर हो रहा है, उससे यही अंदेशा है कि अब ये लड़ाई एक बहुत निर्णायक दौर में प्रवेश करने वाली है और ये निर्णायक दौर राजधानी कीव पर हमले से शुरू होगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके डाचा पर एक हमला पहले ही करने की कोशिश की गई थी और उनके डाचा पर जो मिसाइल दागी गई थी रूस से, उसको एंटी मिसाइल डिफेंस शील्ड ने रोक लिया। लेकिन प्रश्न अब यहां ये उठता है श्वेता कि कितनी एंटी मिसाइल डिफेंस शील्ड इनकी अभी भी कारगर है, कितने लड़ाकू विमान इनके अभी कारगर है, कितनी एंटी टैंक मिसाइल्स या सरफेस टू एयर मिसाइल्स इनके पास अभी भी बची है। जिस तरह से रूस का असल हमला अब अगले 24 से 48 घंटे में होने की बात हो रही है, वो 90 मील का रास्ता सफर करते हुए, जैसे गवर्नर कुलेवा ने हमको बताया था कि जो ये हमला हो रहा है ये 2 दिशाओं से उत्तर से मुख्य तौर पर हो रहा है, लेकिन क्या असल अटैक एक और दक्षिण और पूर्व की तरफ से भी होने वाला है और 3 तरफ से राजधानी कीव घिर जाएगी? ये सबसे बड़ा खतरा कीव में समय लोगों को सता रहा है और महिलाएं और बच्चे ज्यादातर यहां से निकल चुके हैं, केवल पुरुष और वो भी इस शहर की रक्षा के लिए अभी यहां तैनात है। राजेश पवार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह का संघर्ष, जिस तरह का टकराव, जिस तरह से युद्ध के हालात हमने इरपिन इलाके में भी देखा है, तो हम इस समय क्या समझें? कीव में कहा जाता है कि घुसने के लिए बहुत सारे रास्ते, आप कीव की पूरी घेराबंदी नहीं कर सकते हैं, लेकिन रूस इस समय जिस तरीके से कम 2 से 3 दिशाओं से आगे बढ़ रहा है, क्या उसका मकसद? देखिए, रूस कीव के इलाके में सिर्फ एक दिशा से आगे बढ़ रहा है और वो है उत्तरी दिशा। रूस सिर्फ पूर्वी यूक्रेन में पूर्व से और दक्षिण से आगे बढ़ रहा है और इस वक्त जो पूरा फोकस है रूसी फौजों का, रूसी कंसंट्रेशन का, वो नॉर्थ दिशा में है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में। इस वक्त घमासान जारी है इरपिन में,
जहां पूरी तरह से लड़ाई चल रही है इस वक्त, और ये लड़ाई पिछले 72 घंटे से चल रही है। पिछले 48 घंटे में काफी इंटेंस हो गई है, इसका लेवल बढ़ गया है और ये अभी तक रूसी सेना इरपिन पे पूरी तरह कब्जा करने की स्थिति में नहीं है। रूसी टैंकों ने पूरे शहर को घेर रखा है, जो कि जंगली इलाका है, उधर काफी जंगल है उसके शहर के चारों तरफ, और रूसी शहर के अंदर, इरपिन शहर के अंदर रूसी इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिक इस वक्त घुसे हुए हैं और वहां एक अर्बन वॉरफेयर चल रहा है जो कि बहुत इन्फेंट्री के लिए बहुत घातक होता है और उसमें प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। तो मुझे लगता है कि इरपिन को क्लियर करने में रूसी फौज को कम से कम 2 से 3 दिन और लगेंगे और जब तक इरपिन क्लियर नहीं होगा रूसी फौज का हमला कीव के ऊपर नहीं होगा। ओवर। और राजेश, जो आज जो तस्वीरें आपने भेजी जो इरपिन शहर की जिसमें गोलियां चल रही थी, उस समय क्या हुआ था? वो जो तस्वीर है आपकी, उस समय क्या हुआ था? देखिए, ये वो जो तस्वीरें थी वो जो फ्रंट लाइन है जहां रूसी सैनिक और यूक्रेनी सैनिक आमने सामने हैं, वहां से 1 किलोमीटर दूर की थी और वो जो मिलिशिया का लास्ट चेक पॉइंट था उसके आगे का इलाका था। वहां लगातार गोलीबारी हो रही है, लगातार फायरिंग हो रही है मशीन गन्स की, और जो यूक्रेनियन सेना है उनकी तरफ से लगातार वहां जेवलिन मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है बख्तरबंद गाड़ियों पे और टैंक्स पे जो रूसी सेना के हैं। इसके अलावा रहकर वहां आर्टिलरी फायरिंग हो रही है जो कभी कभी काफी इंटेंस हो जाती है। जिस वक्त मैं वहां रिपोर्ट कर रहा था लगातार से धमाके हो रहे थे, लेकिन 2-3 धमाके हमारे बहुत करीब हुए, मे भी 40 से 50 मीटर दूर हुए, और जैसे वो धमाके हुए तो जो ट्रेनिंग के हिसाब से मैं जमीन पे लेट गया, लेकिन वहां मेरे आसपास जितने सैनिक थे, मिलिशिया थे, वो एकदम जमीन पे हो गए क्योंकि, और उसमें 3 पत्रकारों को हल्के फुल्के शार्पनेस भी लगे हैं, पैर में जख्म भी आए हैं और कुछ सैनिक भी घायल हुए हैं जिनको इमीडिएटली वहां से एम्बुलेंस में लेकर निकाल दिया गया। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पवार और गौरव सावंत, आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। यूक्रेन में युद्ध को शुरू हुए 11 दिन हो गए, 11वां दिन आज का था। बहुत ज्यादा ये कहा गया कि युद्ध लंबा नहीं चलेगा, लेकिन देखिए 11वें दिन तक पहुंच गया और इस बीच यूक्रेन को बहुत तबाही भी देखनी पड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। कीव अब रूस की फौज के रहमो करम पर है। इधर इशारा मिलेगा, उधर कीव की सड़कों पर तबाही मचेगी। कीव से केवल 25 किलोमीटर दूर इरपिन में इस तरह के धमाके हो रहे हैं और लोग कुछ इस तरह अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हैं। कीव की सीमाओं पर रूस के सैनिक तैयार हैं हमले के लिए और कीव के रास्तों पर यूक्रेन के सैनिक मुस्तैद हैं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। यूक्रेन के शहर तबाही झेल रहे हैं। कीव वो आखिरी किला है जिसकी दीवारें गिराना रूस का मकसद है। इसीलिए अब कीव के लिए आज की रात है भारी, क्योंकि आखिरी वार की है अब तैयारी। Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участниками военного конфликта. И уже все... Каждый день вам. Но это не должно быть вашей судьбой. Просто сравните Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны. Вам говорили, что это мы уничтожаем города. जेलेंस्की अपने दोस्तों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं और पुतिन ने उन्हें आखिरी चेतावनी दे दी। और ये धमकी खोखली नहीं है, क्योंकि पुतिन ने जो कहा है वो किया। 3 दिन पहले रूस ने चेतावनी दी थी कि सभी नागरिक जो हैं वो कीव खाली कर दें ताकि हमले के वक्त यहाँ सिविलियन कैजुअलिटी कम से कम हो सके। जहां तक इनका सवाल है, जो जवान लोग हैं 20 से 50 के बीच में, हाँ, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये रिक्वेस्ट जारी की थी कि ये लोग ना छोड़े और देश के लिए लड़े। इनके साथ जबरदस्ती हो रही नहीं हो रही, इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ।
कीव को छोड़कर अब तक उसके आसपास के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। कीव से 35 किलोमीटर दूर होस्टोमेल का हाल देखिए। होस्टोमेल की तबाही तो कुछ भी नहीं। खार्किव का जो हाल रूस के हमलों में हुआ है, वो शहर अब शहर नहीं रहा। खार्किव में यूक्रेन और रूस की सबसे भीषण लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के एक और शहर मारियुपोल का हाल देखिए। यहां पर रूस बड़े हवाई हमले कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा शहर धुएं के गुबार में ढक गया। रूस यूक्रेन के शहरों में कितने ताकतवर बमों से हमला कर रहा है, इसकी तस्वीरें बेलगोरोड से आई हैं। यहां बीती रात 2 धमाके सुनाई दिए। धमाका इतनी तेज था कि दूर गिरे बम के शॉकवेव से गाड़ियों में अलार्म बजने लगे। ये तस्वीरें नोवोस्कोप से सामने आई, जिसमें रूस के सैनिकों के सामने आम नागरिक विरोध करने लगे तो हवाई फायरिंग की गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि एक नागरिक पर गोली भी चलाई गई। कीव पर आखिरी हमले से पहले रूस की सेना यूक्रेन के शहरों को धूल में मिला रही है। जंग के 11वें दिन भी रूस की बमबारी कम नहीं हुई है और आने वाले दिनों में कीव पर नियंत्रण पाने तक ये बमबारी रुकने की संभावना भी नजर नहीं आती। कीव से कैमरा पर्सन पवन कुमार, मोहसिन खान, श्वेता सिंह, गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। रूस ने यूक्रेन पर जो हमला बोला है वो कोई गुस्से में लिया हुआ फैसला नहीं है। अब देखिए, खासकर बहुत सोची समझी रणनीति के तहत खास इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। जो एयर रेड्स हो रहे हैं, जो मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, वो सारी ऐसी सामरिक इमारतों में या ऐसे निर्णायक जगहों पर हो रही हैं जिसके पीछे रूस की एक सोची समझी रणनीति नजर आती है। रूस का मास्टर प्लान क्या है यूक्रेन पर हमले में, दिखाते हैं आपको। रूस ने यूक्रेन को घुटने के बल लाने की लंबी प्लानिंग की है। इसके लिए उसने तैयार किया है एक मास्टर प्लान। पुतिन के प्लान में भीषण बमबारी किया जाना तो है ही, साथ ही साथ वो यूक्रेन को अंदर से खोखला भी बना रहा है। रूस यूक्रेन में मौजूद लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाना चाहता है। इसके लिए उसने 3 काम किए। पहला, यूक्रेन की बिजली आपूर्ति पर नियंत्रण पाना। दूसरा है यूक्रेन में गैस सप्लाई स्टेशन पर कब्जा करना। और तीसरा है बड़े शहरों की घेराबंदी करके राशन की सप्लाई लाइन तोड़ देना। आपको ये तस्वीरें याद है? ये यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां से यूक्रेन ही नहीं यूरोप के देशों को भी बिजली सप्लाई होती है। रूस ने ताबड़तोड़ हमले करके सबसे पहले इसी पर कब्जा किया। रूस की सेना अब करीब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर भी कूच कर रही है। रूस उस पर भी कब्जा चाहता है। साथ ही वो खार्किव के थर्मल पावर प्लांट पर भी भीषण हमले कर चुका है। तेल सप्लाई करने वाले ऑयल सप्लाई लाइन को भी मिसाइल हमलों से तबाह कर चुका है। यूक्रेन में इस वक्त तापमान 0 से नीचे चल रहा है। ऐसे में आग जलाने के लिए जरूरी गैस सप्लाई भी रूस के नियंत्रण में आ गई। आज रूस ने 16 गैस सप्लाई स्टेशनों को बंद कर दिया। यानी यूक्रेन में ठंड से निपटने के इंतजाम भी खत्म हो रहे हैं। बड़े शहरों की घेराबंदी के साथ रूस कई सुपर स्टोर्स पर भी हमले कर रहा है ताकि लोगों को राशन की सप्लाई न मिले। रूस ने पूरी प्लानिंग के साथ सिर्फ चुनिंदा शहरों को टारगेट किया है और खास जगहों पर बमबारी की। कीव से कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान के साथ श्वेता सिंह, गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन, आज तक।
यूक्रेन रूस का जो युद्ध चल रहा है उसके बीच बड़े बड़े दावे भी चल रहे हैं। रूस की तरफ से तो कम दावे किए जा रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से दावे ज्यादा बड़े किए जाते हैं। कितने उनके विमान मार गिराए हैं यूक्रेन ने, वो दावा एक होता है जिसमें 250 से ज्यादा का आंकड़ा हो जाता है। कितने टैंक तबाह कर दिए हैं उसका भी आंकड़ा, हालांकि उसकी तो तस्वीरें भी है, लेकिन सैनिकों को 11,000 सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और इस पर कई जो रक्षा मामलों के जानकार हैं वो बहुत सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अगर वाकई 11,000 सैनिक रूस के मारे गए हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी क्षति रूस के लिए देखी जाती है। युद्ध में तबाही की ये तस्वीरें कह रही हैं कि भरपाई की किश्त बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लाखों लोग जिंदगी बचाने की कोशिश में पलायन कर चुके हैं और जो बच गए हैं वो मलबे में अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी तक के 11 दिन के युद्ध में नुकसान रूस का भी कम नहीं हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में रूस के 11,000 सैनिकों को मारा जा चुका है। इसके अलावा रूस के 44 फाइटर प्लेन और 48 हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेन की सेना अपना निशाना बना चुकी है। जमीनी हथियारों की बात की जाए तो रूस के 285 टैंक, 50 रॉकेट सिस्टम को यूक्रेन की सेना ध्वस्त कर चुकी है। इसके अलावा रूस के 985 बख्तरबंद वाहन भी यूक्रेन के हाथों नष्ट हो चुके हैं। ये यूक्रेन की तरफ से किया गया ऐसा नुकसान है जिसे साबित करने के लिए यूक्रेन सोशल मीडिया पर सबूत भी पेश कर रहा है। इस तस्वीर के जरिए यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रूस के कई सुखोई फाइटर प्लेन और MI हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। इस समय दो बड़े दावे किए जा रहे हैं, रूस की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी। रूस ने दावा किया है कि खरसन पर जब उसने हमला किया और उसकी तस्वीरें उसने जारी की है, रूस ने उसने दिखाया कि कैसे बख्तरबंद गाड़ियां एक पूरा गैरिजन, एक मिलिट्री गैरिजन यूक्रेन का उसके कब्जे में आ गया है, जिसमें एक पूरी तादाद में उसके वीडियो में आप देखिए कि बड़ी लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की जो बिल्कुल फिट फॉर वॉर है। वो सारी गाड़ियां उसके कब्जे में है। उस पूरे गैरिजन में जितने हथियार हैं रूस का दावा है वो उनके कब्जे में है। यूक्रेन में रूस की तरफ से मचाई गई तबाही पूरी दुनिया देख चुकी है और देख भी रही है, लेकिन इसके बाद भी रूस ने तबाही का पूरा हिसाब किताब दुनिया के सामने शेयर किया है। रूस का दावा है कि इस युद्ध में यूक्रेन के अब तक 748 टैंक और 90 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। इसके अलावा 532 सैन्य वाहन, 108 एयर डिफेंस सिस्टम और 68 रडार सिस्टम को पिछले 11 दिनों में पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये तय है कि इस नुकसान की भरपाई में यूक्रेन को एक लंबा समय लगने वाला है, लेकिन युद्ध के घाव जो यूक्रेन के लोगों पर लगे हैं उसका असहनीय दर्द मिटाना आसान नहीं होगा। जिस तरह के शहर खंडर में बदल चुके हैं, लोगों को रहने के लिए छत और पेट भरने के लिए खाने और पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। ये इस समय की सबसे बड़ी आपदा है जिसका हल फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। कहा यह भी जा रहा है कि रूस ने बड़ा वार किया है जिसमें लगभग पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, लगभग पूरा का दावा नहीं, वो कह रहे हैं कि 2000 से ज्यादा इनकी मिसाइल बैटरीज और एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने 10 दिनों में ध्वस्त कर दिया है। दूसरी तरफ से जो पलटवार यूक्रेन की तरफ से हो रहा है इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत, इसमें यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 44 लड़ाकू विमान जिसमें Su-27, Su-30 शामिल हैं, उसके अलावा 44 हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, Mi-24, Mi-35, Mi-17, Mi-8 सब शामिल है इसमें, उनको ध्वस्त किया। यूक्रेन को तबाह करने के बाद रूस का अगला निशाना यूक्रेन के लोगों को रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने पर है। इसलिए रूस ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट और गैस प्लांट को कब्जा करने की कोशिश में है। अब रूस यूक्रेन के 15 न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स में से ज़ैपोरिज़िया के 6 रिएक्टर पर कब्जा कर चुका है। लेकिन रूस अगर यूक्रेन के सभी 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लेता है तो पूरे यूक्रेन में बिजली संकट पैदा किया जा सकता है। यहां का जो मेन गैस ट्रांसमिशन कंपनी है उसने यह दावा किया है कि जिस तरह से रूस ने अब फुल फ्लेज्ड
इन्वेजन, ये उनकी शब्दावली है। फुल फ्लेज्ड ऑपरेशंस और इन्वेजन जो शुरू हो गए हैं, उसकी वजह से 6 अहम शहरों में वो गैस सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जगह ये बाधित हुई थी एयर अटैक्स की वजह से, और उनकी वजह से वो उसको रेस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। माइनस तापमान वाली कड़ाके की ठंड में यूक्रेन के लोगों पर यह सबसे बड़ा हमला होगा। इसके अलावा गैस ट्रांसमिशन सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाती है तो यूक्रेन के लोग इस संकट को सहन नहीं कर पाएंगे। ये यूक्रेन पर युद्ध रोकने के लिए सबसे बड़ा दबाव होगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरह का ये नुकसान हुआ है। जिम बताया है हमें कि ये इलाका है और ये पूरी कांच बिखर गए। जिस तरह से जब इस तरह का हमला होता है तो कुछ भी बचता नहीं है। एक बहुत ही एडवांस तरह का जिम है जहां पर अंदर आपको जो ट्रेडमिल्स हैं वो सब दिख जाएंगे। बहुत सावधानी से इधर चलना जरूर होता है क्योंकि कांच के टुकड़े पूरे में फैले हुए हैं। लेकिन तबाही का ये मंजर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नागरिक इलाकों की तरफ जब एक बमबारी होती है, मिसाइल आते हैं, शेलिंग होती है, तो फिर क्या बचता है, क्या इम्पैक्ट है। बिल्कुल जल गया है पूरा जमीन पूरी तरीके से। युद्ध में यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस तबाही का पहला फेज पूरा कर चुका है और अब लाइफलाइन की सप्लाई काटकर दूसरे फेज की तैयारी कर रहा है। कीव से श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, आज तक। एक सवाल ये भी उठ सकता है कि जो रूस की सेना खार्किव में और ओडेसा जैसे इलाकों में इतनी आक्रामक नजर आ रही है, वो कीव की तरफ इतना धीरे धीरे क्यों अटक अटक कर बढ़ रही है। 60 किलोमीटर लंबा जो उसका काफिला जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, वो इतना खिसक खिसक कर, क्या इसके पीछे भी कोई युद्ध नीति है, कोई रणनीति है रूसी सेना की? तो हम आपको ये समझाते हैं। एक दौर में रूसी सेना के जनरल वैलेरी गेरासिमोव ने अपने कमांडर्स के लिए एक मैनुअल तैयार किया था जिसका सार यह था कि दुश्मन पर हमला इस तरह होना चाहिए जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद न हो। तो सवाल यह है कि कीव के बाहर रूस अटका हुआ क्यों है, इतना प्रिडिक्टेबल क्यों है? इसकी वजह है फ्रंटलाइन पर मौजूद सैन्य टुकड़ी को दिए जाने वाला बैकअप सपोर्ट। रूस अपनी इस टुकड़ी को ईंधन, इंजीनियरिंग सपोर्ट और दूसरे संसाधन लगातार पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वॉर ऑन द रॉक्स वेबसाइट में नवंबर में एक अमेरिकी आर्मी ऑफिसर ने रूस की सेना की कमजोरियों पर कुछ खास पॉइंट सामने रखे थे, जिनके अनुसार रूस की सैन्य टुकड़ी में आधुनिक तोपें, एयर डिफेंस यूनिट ज्यादा होती थी। इसे बैकअप सपोर्ट देने के लिए संघर्ष करना होता है। एक यूनिट जो हर रोज 4000 गोले दागती हो, उसे खुद को युद्ध में झोंक कर रखने के लिए 50 ट्रकों के सपोर्ट की जरूरत होती है। रूस के मौजूदा प्लान में 145 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर इतने ट्रक पहुंचाना मुश्किल है, इसीलिए कीव की तरफ बढ़ते काफिले की स्पीड कम है। इसकी एक वजह और यह भी है कि रूस दबाव बढ़ाकर कीव को नियंत्रण में लेने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। अभी उसने पूरी फायर पावर नहीं झोंकी है, वो बिना किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल किए यूक्रेन को घुटनों पर लाना चाहता है। कीव की सड़कों पर लगातार रुक रुक कर एयर रेड सायरन्स जो होते हैं वो बजते हैं और अब वो कर्फ्यू का समय भी यहां पर शुरू हो रहा है, जिसके बाद लोगों को यहां से निकलना है, किसी सुरक्षित जगह पर जाना है, क्योंकि कीव के आसमान दिन रात उस बमबारी से गूंजते रहते हैं। लेकिन आज तक की टीमें यहां पर इससे मिलते जुलते सारे इलाके जहां पर बहुत आक्रमण का आपको नजर आएगा रूस की तरफ से किया हुआ, उन इलाकों में हम मौजूद हैं और आपको लगातार रिपोर्ट्स दे रहे हैं। अभी के लिए खबरदार में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।